फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज में थर्ड लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पहले दो लेक्चर में पढ़ा कि किस तरीके से मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए, तुर्की आए, अरबी आए। फिर हमने सल्तनत का प्रारंभ पढ़ा कि किस तरीके से गुलाम वंश की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, फिर इल्तुतमिश ने शासन किया, फिर रजिया, फिर लास्ट में आपने बलबन के बारे में पढ़ा। वहीं हमने देखा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स, जिसकी हत्या बाद में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा करके एक नए वंश की स्थापना की जाती है। कौन सा वंश है वो? खिलजी वंश है। तो जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है वो? खिलजी वंश, जो कि सल्तनत काल का सबसे छोटा टाइम पीरियड वाला वंश है, जिसने मात्र 30 साल ही शासन किया। तो हम लोग इसमें बारे में देखें, इसकी संस्थापक कौन है इस वंश के? जलालुद्दीन खिलजी। ये लोग मूलतः तुर्की थे, लेकिन अफगानिस्तान वाले एरिया में आके बस गए थे। बाद में ये बलबन के टाइम में उनके दरबार में थे, सेना के पद पर भी रहे ये लोग। इसके बाद खिलजी वंश की जब स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की, उस समय ये 70 साल का था। तो कभी कभार पूछ लिया जा सकता है कि सबसे वृद्ध कौन था, या खिलजी जलालुद्दीन खिलजी ने जब अपने नए वंश की स्थापना की, उस समय वो कितने वर्ष का था? तो 70 वर्ष का था। एक्चुअली 70 साल का था, तो ये बहुत ज़्यादा मार लड़ाई वड़ाई नहीं चाहता था, तो ये शांति की नीति से अपना कार्य किया। इसको थोड़ा समझें तो खिलजी वंश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, लेकिन इस वंश का एक प्रमुख शासक है आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसको मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक अच्छे ढंग से हम लोग जानते हैं, और उसके बारे में कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा। चाहे पद्मावत पढ़ी हो, पद्मावत मूवी तो देखी होगी, पद्मावती, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी का जो प्यार था, किस तरीके से जौहर किया उन्होंने उनके अपने पति की, उसमें रतन सिंह मर जाते तो उनके लिए वो जौहर करती हैं, वो सब कहानी अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला शासक था जिसने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया, मतलब विस्तारवाद की नीति को अपनाया। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है। 70 साल की उम्र में सत्ता पे बैठ रहा है, और वो अपनी राजधानी कहाँ बसा रहा है? राजधानी वो बनाता है किलोगढ़ी, किलोखरी के महल में, किलोखरी को किलोखरी को अपनी राजधानी बनाता है वो। और इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करता, अपने मतलब साम्राज्य विस्तार के लिए अपने बच्चों को जैसे भेजता रहता है। तो इसने दक्षिण अभियान के टाइम अपने अलाउद्दीन खिलजी को इसने भेजा। तो इसी में थोड़ा आगे की कहानी है कि जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान पे 1298 के आस जाते हैं, तो वहाँ पे वो काफ़ी कुछ राजा रामचंद्र को हरा के, देवगिरी के शासक को हरा के जब वो वापस आता है, तो बहुत सा धन वो राजा को ना दे के छुपा लेता है। बाद में जब ये बात जलालुद्दीन को पता चलती है, तो विद्रोह की स्थिति होती है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है, खुद सत्ता पे आ जाता है। ये कहानी आगे की है। तो जलालुद्दीन खिलजी को अगर याद किया जाता है तो इसने एक अच्छा काम किया, इसके द्वारा एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई जो एग्जाम में पूछा जाता है। उस डिपार्टमेंट का नाम है दीवाने वकूफ। पूछा जाता है दीवाने वकूफ। विभाग की स्थापना किसने की? विभाग बनाया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक, किसके द्वारा दीवाने वकूफ विभाग की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा की गई है बेटा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये किस चीज़ का डिपार्टमेंट होता था? ये व्यय विभाग होता था, व्यय का डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर। ये सारे राज्य में होने वाले खर्चों का ब्यौरा रखता था, व्यय विभाग था। तो आपको जलालुद्दीन खिलजी सिर्फ 2 तरीके से याद रखना है। आपको पहला तो याद रखना है इसने खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा आपको याद रखना है कि इसने दीवाने वकूफ नामक एक नए विभाग की, व्यय विभाग की स्थापना की। सिंपल। अब हम लोग आगे चले, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं,
इजीली हम लोग समझेंगे तो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। बर्डन नहीं लेना है दिमाग पे कि हाय मध्यकालीन भारत कैसे पढ़े। हिस्ट्री तो वैसे भी सब लोग कहते हैं कि रटने में बहुत दिक्कत होती है, पर बेटा रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, एक दो बार रिवाइज करेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आपका आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, अपने चाचा जी को मार के सत्ता पे बैठते हैं और शासन करते हैं। लेकिन सत्ता पे बैठने के बाद ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाता है और हर वो काम करता है या नए चीज़ों को डेवलप करता है जो उसके साम्राज्य के विस्तार में हेल्पफुल है या उपयोगी हैं। जैसे चाहे वो राजत्व का सिद्धांत देना हो उसका, या सैन्य सुधार किए हों, या उसने कहीं राजस्व नीति अपनाई हो, या उसने कोई भी छोटी छोटी चीज़ें की जो उसके राज्य के हित में थी, उन चीज़ों को इसने किया। इसके लिए हम और क्या जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, कि पहला सल्तनत काल का शासक है जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और साम्राज्यवाद की नीति के तहत क्या किया इसने, दक्षिण अभियान चलाया। दक्षिण में इसने विजय अभियान किए, चाहे वहाँ पे आपका देवगिरी हो, रणथंभौर आपका गुजरात वाला एरिया हो, या वारंगल हो, हर छोटे छोटे प्रांतों को जीता और अपने राज्य, कुछ ने खुद से स्वीकृति हासिल की, उनको अपना गुलाम बनाया, और कुछ ने उनको मतलब दान दे के वापस चला गया, उनको मतलब अपने अधीन करके उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के पहले पूछा जाता है, इसका बचपन का नाम पूछा जाता है, बचपन का नाम या उपनाम। बचपन का नाम बोल सकते हैं, या बचपन का नाम या उपनाम क्या है इसका, अली या गुरसास्प। गुरसास्प, इसके दो नाम मिलते हैं, अली और गुरसास्प, इसके दो नाम हैं जो पूछे जाते हैं। इसने कुछ उपाधि धारण की, इसने किसकी उपाधि धारण की बेटा, सिकंदर सानी। सिकंदर सिकंदर ए सानी। और इसने एक उपाधि और धारण की है, अमीर उल मोमिनीन। अमीर उल मोमिनीन, ठीक है, अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। ये कुछ उपाधियां इसके द्वारा ली गई। अब इसने क्या किया, अपने राज्य के विस्तार के लिए कुछ नीतियां चलाई जो हमें एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी स्टोरी है, मैं बता सकती हूँ कि इसके टाइम पे क्या होता था, कैसे शासन करता था, या कौन कौन दरबार में, वो सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें फोकस करना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। इसमें क्या है आपके, पहला चीज इसने एक दिया, राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत दिया इसने। ये राजत्व का सिद्धांत क्या था, कल की क्लास में मैंने बताया कि पहला शासक कौन था जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया था, बलबन। बलबन ने क्या सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी पे शासक है या सुल्तान है वो किसका प्रतिनिधि है, ईश्वर का। अगर धरती पे पैगंबर के बाद कोई दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो वो सुल्तान है, और सुल्तान को प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। ये कहा था उनके देवत्व के सिद्धांत पे। और उन्होंने कहा था शक्तिशाली राजा को ना हंसना चाहिए, एक शक्तिशाली होना चाहिए, राजा जनता के सामने अपना रौब बना के रखना चाहिए। कहा जाता है कि जब बलबन चलता था तो अपने साथ दो बड़े मतलब हष्ट पुष्ट व्यक्तियों को नंगी तलवारों के साथ लेके चलता था, मतलब खूंखार जैसी स्थिति रहती थी। वो बलबन का सिद्धांत था। बलबन ने तो अपने आप को कहते शाही खानदान का बताने के लिए क्या किया था, फिरदौसी की जो रचना है शाहनामा में अफरासियाब का वंशज बताया था। वो पॉइंट वहाँ इंपॉर्टेंट है। अभी हम अलाउद्दीन की बात करेंगे। तो अलाउद्दीन ने देवत्व के सिद्धांत में क्या किया, सबसे बड़ी चीज उसने क्या की, धर्म को राज्य से अलग रखा। तो क्या किया उसने, पहला पॉइंट यहां हम लिख लें, धर्म को राजनीति से अलग रखा।
ठीक है, पहला उसने ये किया राजत्व के सिद्धांत पे। दूसरा इसने क्या किया है आपके राजत्व के सिद्धांत पे, इस्लाम धर्म के आधार पे अपने शासन को नहीं चलाया। तो उसने क्या किया, इस्लाम इस्लाम धर्म के आधार पे शासन नहीं किया। नहीं किया, नहीं याद रखिएगा, नहीं आप कहने लगे किया। ठीक है, और थर्ड चीज इसने क्या की, थर्ड पॉइंट हम यही लिख दे रहे हैं। थर्ड इसने क्या किया, बगदाद के खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं ली। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति नहीं ली, वो बिना स्वीकृति लिए शासन करता रहा। तो क्या वो लिखेंगे, खलीफा से पद की स्वीकृति नहीं ली, स्वीकृति नहीं ली। ठीक है, तो ये था उसका राजत्व का सिद्धांत। उसने कहा राज्य को धर्म से अलग नहीं करना, क्योंकि धर्म जब राज्य के साथ जुड़ जाता था तो बहुत सारे फैसलों में काजी, आपके ये पैगंबर, इनके निर्णय आने लगते थे। जैसे शरीयत में या कुछ अलग नियम दिए, राजा ने कुछ अलग नियम बना दिए, मृत्युदंड दे दिया किसी सजा के लिए, और शरीयत के अनुसार वो गलत है, तो वो विरोधाभास की स्थिति आ जाती थी। तो उस स्थिति से बचने के लिए, प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने क्या किया, धर्म को राजनीति से अलग किया और इस्लामी कानूनों के अनुसार अपने उसने राज्य को नहीं चलाया, और खुद के पद की स्वीकृति उसने खलीफा से नहीं ली। तो पूछा जाता है कि पहला शासक कौन था सल्तनत का जिसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं ली, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की। अमीर मोमिनीन किसको कहा गया, अलाउद्दीन खिलजी को। ये तो बेसिक चीज हुई। अब इसने क्या किया बेटा, इसने कुछ और भी चीजें दी, जैसे राजस्व की नीति दी, सैनिक सुधार किए, बाजार व्यवस्था की, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन अब थोड़ा स्टेप बाय चलें, तो जब उसने ये सब प्रशासन इतना कठोर नियम वगैरह बना दिए, तो क्या है बेटा, जब कोई सत्ता में आता है तो अगर कठोर होता है तो उसके चार दुश्मन पैदा हो जाते हैं। जैसे कि उसने अपने चाचा को मार के सत्ता पे बैठा, तो ऑटोमेटिकली जो अमीर थे, जो पैसे वाले लोग थे, सरदार थे, वो दुष्ट थे कि उनका कहना था ये तो हमारा भी दमन कर सकता है। तो सब लोग एकजुट ना हो जाएं, एक साथ मंत्रणा ना करें और राजा शासक के विरुद्ध ना जाए, इसलिए उसने कुछ कुछ नियम बनाए। तो सब अपने राज्य में विद्रोहों को शांत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ 4 नियम लागू किए गए। उन 4 नियमों में अगर बोला जाए, पहला नियम था उसके द्वारा कि उसने क्या किया कि दान में दी गई भूमि को जब्त कर लिया। दान में दी गई भूमि को वो वापस ले लिया। और क्या किया, खालसा भूमि में मिला दिया। और क्या किया, इस भूमि को खालसा भूमि में, खालसा भूमि में बदल दिया। ये खालसा भूमि क्या है, एक कॉन्सेप्ट आया आपके समझ में, समझाएं। पहली बात तो क्या होता था उस टाइम, जैसे धर्म मठों को अलग भूमि दे दी गई, पंडितों को अलग भूमि दे दी गई, या किसी ने गरीब को अलग भूमि दान कर दी गई, उसने क्या किया, साहूकारों को या जमींदारों को भूमि दी जाती। तो उसने सबसे पहला काम किया, जितनी भी मुफ्त में भूमियां बांटी जा रही थी सबको जब्त करके खालसा में बदल दिया। खालसा भूमि क्या होती थी, वह भूमि, वह लैंड जिसका राजस्व सीधे कहाँ जा रहा है, आपके शाही राजकोष में जा रहा है। मतलब वह भूमि जिसपे नियंत्रण किसका है, राजा का है, खजाने का है, शाही राज्य का है, उस भूमि को उसने खालसा भूमि में बदल दिया। ठीक है, और उसके बाद सेकंड चीज उसने क्या किया, एक अच्छे से गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर गुप्तचर नियुक्ति किए।
गुप्तचर नियुक्त किए का मतलब कि इसने कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो शहर में या नगर में घूम घूम के देख रहा है कि कहीं चार लोग मिलके बैठ के कोई मंत्रणा तो नहीं कर रहे हैं, कोई राजा के विरुद्ध पॉलिसी तो नहीं बना रहे हैं। तो उन चीज़ों का विरोध करने के लिए उसने, कम करने के लिए गुप्तचर विभाग बनाया। और उसने एक चीज़ और की कि शादी समारोह समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया, इसका मतलब क्या है? शादी समारोहों पे प्रतिबंध लगा दिया, इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया, जितने भी गैदरिंग वाले पॉइंट्स थे जहाँ चार लोग इकट्ठे होकर मीटिंग कर सकते हैं, एकजुट होकर वार्तालाप कर सकते हैं, वही खत्म कर दिया। बोले कहीं भी चार लोग इकट्ठे होकर समारोह में आयोजित नहीं होंगे। और चौथा क्या किया इसने, समारोह किया, ये किया, हाँ। और चौथा शराब, चौथा इसने किया शराबबंदी कर दी। शराब, जुआ, अफीम या नशा, नशे पे प्रतिबंध लगा दिया। बोला कि ना चार लोग इकट्ठे होंगे, ना ड्रिंकिंग करेंगे, ना कोई ऐसी चीज बनेगी जो राजा के विरुद्ध जा सके। उस तरीके से उसने कठोर नियम किए। कुछ जो हिंदू बड़े बड़े अमीर थे उनसे भी जमीनें जब्त करके अपने राजकोष में उसने मिला लिए। कुल मिला के क्या है, ये निरंकुश शासक था। बोला जाता है देवित्व के सिद्धांत या राजत्व के सिद्धांत में एक पॉइंट था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासक था वो निरंकुशवाद पे आधारित था। निरंकुश क्या होता है, एक ऐसा शासक जिसको प्रजा के हित से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ राज्य के हित में अपने प्रशासन की वृद्धि चाहेगा या अपने साम्राज्य का विस्तार चाहेगा, या वो किस तरीके से अपने शाही कोष में धन को बढ़ाए या अपने आप को और चार लोगों के आगे शक्तिशाली साबित करे, बस उसका ये मकसद है। और वो जनता दुखी है या प्रताड़ित है या पीड़ित, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब कोई शासक अपने प्रजा के हितों के ऊपर अपने शासन के हित को सर्वोपरि माने, अपनी सरकार को, अपनी सरकार या अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति को सर्वोपरि माने, वो शासक कैसा कहलाता है, निरंकुश। तो बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी कैसा शासक था, निरंकुश शासक था। तो हमने क्या क्या पढ़ा, उसने देवित्व राजत्व का सिद्धांत दिया, ठीक है, उसने राजत्व का सिद्धांत दिया। और उसने क्या दिया, आपका जो विद्रोह को शांत करने के लिए चार तरीके अपनाए। फिर उसने क्या किया, कुछ चीजें और हैं, जैसा कि अब उसने क्या किया, राजस्व नीति अपनाई। बोला ना मैंने, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए हैं, राजत्व का सिद्धांत दिया। अब राजस्व नीति उसके द्वारा जो अपनाई गई, खजाने को कैसे बढ़ोतरी की जाए, उसके लिए उसने क्या दिया, राजस्व की नीति दी। राजस्व नीति के तहत उसने कुछ काम किए, वो पॉइंट वाइज जैसे हम लोग समझे। तो राजस्व की नीति के तहत उसने सबसे पहले क्या किया, जैसे उसके, ये क्वेश्चन आगे बताऊंगी कि सल्तनत काल में अगर सबसे ज्यादा विद्रोह मंगोलों के हुए, मंगोल जो मैंने कल की क्लास में बताया था, सॉरी परसों की क्लास में बताया, इल्तुतमिश के टाइम पे मंगोल आक्रमण होने वाला था, चंगेज खां आया था, तो मगमरनी को भारत में अनुमति नहीं दी थी इल्तुतमिश ने, और मंगोल आक्रमण को भारत में आने से रोका था। मंगोल कौन थे, मध्य एशिया की जनजाति थी, जो बहुत ही खूंखार योद्धा टाइप की जनजाति थी, जो विस्तारवाद की नीति के सबको खत्म करती जा रही थी। तो इसी टाइम पे, अलाउद्दीन के टाइम पे, सल्तनत काल में सबसे ज्यादा मंगोलों का खतरा भारत में रहा, और सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण भी सल्तनत काल में खिलजी वंश के टाइम में हुए। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, कुल 6 बार आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोलों के। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मंगोलों के खतरे से अपने आप को बचाने के लिए तो सेना भी तो सुदृढ़ करनी पड़ेगी भाई, सेना सुदृढ़ करनी पड़ेगी, फौज चाहिए, तो फौज के लिए खर्चे भी तो होंगे, उनके रख रखाव, खान पीन, हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उसने क्या किया, सेना के रख रखाव के लिए और धन की कमी को कम करने के लिए क्या किया, राजस्व को वन हाफ कर दिया। भू राजस्व कर कितना बढ़ा दिया उसने, भूकर 1/2 कर दिया। मतलब भू राजस्व का कर कितना लगा दिया, भू राजस्व कर लिखेंगे, भू राजस्व, भू राजस्व कर
कितना कर दिया उपज का 1/2, जो कि पहले लगता था आपका 1/3। पहले 1/3 लगता था, लेकिन पहली बार इसने क्या किया, 1/2 कर दिया। पहला इसने किया कि राजस्व को कर को ही बढ़ा दिया। और दूसरी इसके द्वारा नीति अपनाई गई कि पहला शासक था ये सल्तनत का जिसने भूमि की पैमाइश कराई। भूमि की पैमाइश करा के कर वसूला किया, कर वसूली की। विस्पा इसकी इकाई थी वसूली की। तो पूछा जाता है पहली बार सल्तनत काल में किस शासक के द्वारा भूमि की पैमाइश कराई गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाद में आप पढ़ेंगे सिकंदर लोदी ने भी भूमि की पैमाइश का सिकंदरी गज चलाया। फिर शेरशाह सूरी के भी बारे में आप पढ़ेंगे, उसने भी कराई। अकबर ने भी कराई, वो आगे का टर्न है। लेकिन पहली बार जो होती है चीज वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली बार किसने किया है? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करा के, भूमि का मापन करा के कर वसूला। मतलब जो भूमि ऐसी फ्री में पड़ी हुई थी वो सबको मेजर करवाया। बोला कि क्या इसमें कुछ उगाया जा सकता है, तो उसको पैमाइश किया, फिर उसको आवंटित किया, फिर उस पर कर वसूला, भूमि की पैमाइश कराई। और इसने एक राजस्व विभाग की भी स्थापना की। तो इसने एक राजस्व विभाग बनाया, राजस्व के लिए राजस्व विभाग बनाया एक इसने। क्या विभाग का नाम बनाया? दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कितने स्टार मारेंगे आप? मारते जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है दीवाने मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई है? दीवाने मुस्त खराज नामक नए विभाग की, जो राजस्व विभाग था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। याद है? पहला याद किया था दीवाने वकूफ व्यय विभाग, जलालुद्दीन खिलजी। दूसरा नया डिपार्टमेंट बना आपके दीवाने मुस्त खराज, अलाउद्दीन खिलजी। और कल की क्लास में याद कराया था ना बलवन दीवाने क्या सैन्य विभाग की स्थापना की थी ना, दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। उसमें उसने ये सब राजस्व के अंतर्गत किया। अब इसने अपने सेना में भी सुधार किए। तो क्या किए? सैन्य सुधार। सैन्य सुधार। तो सैन्य सुधार की व्यवस्था क्यों पड़ी? कि सबसे पहली बात तो ये साम्राज्यवादी की नीति को अपना रहा था। साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन किया इसने। साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तारवाद की नीति का अनुसरण किया। ठीक है, इस नीति के तहत भैया वो जब साम्राज्य विस्तार की नीति करेगा तो अलग अलग प्रांतों में जाएगा, युद्ध करेगा। तो युद्ध करने के लिए सेना भी तो चाहिए, है कि नहीं? बिना सेना के तो आप युद्ध नहीं लड़ सकते बेटा। तो क्या किया इसने? साम्राज्यवाद की नीति के तहत सेना का स्थायीकरण किया। अलाउद्दीन खिलजी से पहले क्या होता था? सेना होती थी, जब युद्ध की स्थिति आती थी तब राजा लोगों को बोलता था आइए आप लोग अपने अपने घोड़ों को लेके आइए, हम लोग युद्ध में जा रहे हैं। तो उनको वेतन खर्चे दिए जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की। स्थायी सेना बोला परमानेंट मिलिट्री रखी, उनको स्थायी रूप से वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। अब वेतन देना था तभी तो भू राजस्व कर बढ़ाया था पिछली बार, अभी मैंने बताया। तो पहला शासक क्या हुआ? ये स्थायी सेना व्यवस्था स्टार्ट की। स्थायी सेना विस्तार, स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। ठीक है, पहली बार स्थायी सेना रखी जा रही है। इससे पहले सेना होती थी, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार जब आपको जरूरत है तब सेना आपके पास आएगी, बाकी वो स्वतंत्र रूप से अपना स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं, खेती है जो भी है एटसेट्रा वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन पहली बार बोला कि हमारे पास युद्ध हो या ना हो, आपको हमारी फौज में रहना है और हमेशा 24 घंटे युद्ध के लिए तत्पर रहना है। ठीक है, तो पहली बार स्थायी सेना की व्यवस्था किसके द्वारा की गई?
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसने अपनी सेना का दशमलव पद्धति के आधार पर सेना का गठित किया। सेना को किस आधार पर संगठित किया? दशमलव प्रणाली के आधार पर। दशमलव प्रणाली किसने दी? मंगोलों की देन है। इसने दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का स्तर किया। अब नेक्स्ट चीज आती है, इसने सैनिकों का, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैनिकों का हुलियाबंदी कराया, हुलियाकरण किया, हुलिया नामांकन किया। ये क्या चीज है? थोड़ा सा समझें। जैसे आज की डेट में हम लोग फौज में जा रहे हैं, किसी भी जॉब में जाते हैं, तो हमारा आईडी प्रूफ बनता है कि नहीं बनता है? भैया आपका फोटो ये, आपके पेरेंट्स ये, आपका नाम ये, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, इवन ये सब चीज़ें हम लोग डाटा रखते हैं। तो पहले ज़माने में ब्लड का डाटा तो नहीं रखा जा रहा है, लेकिन हुलियाबंदी की जा रही है कि आप कैसे हैं, कहीं आप मिसप्लेस हो गए, आप युद्ध में गए, आप गायब हो गए, तो आपके घर वालों को तो इन्फॉर्मेशन होगी। पहली बार एक किसी व्यक्ति का एक डाटा रखा जा रहा है कि हाँ वो देखने में ऐसा है, तो हुलियाबंदी कराई। और घोड़ों की दाग प्रथा शुरू की गई। ये भी कई बार पूछा जाता है कि घोड़ों की दाग प्रथा शुरू की गई, प्रारंभ की। मतलब ये दाग प्रथा क्या है? मतलब घोड़े भी पहचाने जा सके, जिस तरीके सैनिकों का हुलिया रखा जा रहा है, जानकारी डाटा रखे जा रहे हैं, उस तरह घोड़ों का भी, कि कौन सा घोड़ा किसके पास है और किस तरीके का दिखता है, ताकि कोई घोड़ा मरता है तो उसके बदले क्या किया जा सके। ऐसे घोड़े हैं कोई पता ही नहीं कौन किसका कौन सा मिसप्लेस हो जा रहा है, तो पहचानने में आसानी नहीं हो, पहचानने में तकलीफ हो रही है ना, इसलिए क्या किया, घोड़े का आपका दाग प्रथा स्टार्ट की। तो यही उसने सेना के क्षेत्र में सुधार किए। अब उसने क्या किया, एक सुधार और है, बाजार व्यवस्था में सुधार किया। बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था में उसने क्या किया कि कहीं भी कोई चोरी ना हो जाए, कहीं लूट ना हो जाए, तो हर चीज के लिए उसने प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बनाया, जिस डिपार्टमेंट को अभी हम यहाँ पिछले लिखा हुआ है। तो डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। उसने क्या किया, जैसे खरीद बाजार एक अलग बना दिया, जहाँ मार्केट सामान बेचा जा रहा है, जहाँ से सामान खरीदा जा रहा है, बिक्री बाजार अलग बना दिया, दासों के लिए अलग बाजार बना दिया, परमिट बाजार अलग बना दिया। परमिट बाजार क्या होता था कि जहाँ पे आपको उद्योग व्यापार करने के लिए लाइसेंस मिलेगा, जैसे आज की डेट में लाइसेंस मिलता है, उस टाइम में भी उसने इस पद्धति को अपनाया। तो उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, जैसे सहनाए मंडी एक मंत्री बनाया जो बाजार का अधीक्षक होता था, मतलब पूरे बाजार को कंट्रोल कर रहा है कि किस तरीके से बाजार में काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। बरीद गुप्तचर विभाग बनाया उसने। नाजिर एक मापतोल का अधिकारी बनाया। वहीं परवाना नवीस उसने परमिट विभाग का अधिकारी बनाया। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट किए उसने उसके लिए। फिर उसके बाद इसने इसके बारे में साम्राज्यवाद की नीति के तहत उसने कुछ कुछ साम्राज्यवाद की नीति के तहत इसने क्या किया, दक्षिण में अभियान किए। दक्षिण में जैसे देवगिरी, वारंगल, आपके पश्चिम में रणथंभौर, गुजरात है ना, मेवाड़, चित्तौड़, अलग अलग अभियान किए और सफल अभियान किए। ये सल्तनत का पहला शासक था जिसने बहुत बड़ी संख्या में भारत का विस्तार, अपने साम्राज्य का, सल्तनत डायनेस्टी का विस्तार किया। पूछा जाता है सबसे ज्यादा विस्तार किसके शासन में हुआ है, आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो यही दक्षिण अभियान के टाइम भी उसने देवगिरी वगैरह को जीता। लेकिन उससे पहले एक उसका गुजरात अभियान जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात अभियान के तहत उसने अपने सेनापति नुसरत शाह को भेजा। तो नुसरत शाह में वहां गुजरात जाते हैं तो वहां के शासक होते हैं राजा कर्ण सिंह। शासक होते हैं गुजरात के कर्ण सिंह, राजा कर्ण सिंह होते हैं। कहाँ के शासक हैं बेटा, ये गुजरात के। गुजरात के शासक को हराता है और उनसे मलिक काफूर को खरीदता है। ठीक है, कितने में खरीदता है, 1000 दीनार में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मलिक काफूर को नुसरत शाह ने कहाँ से खरीदा,
गुजरात से खरीदा है। मलिक काफूर को कहाँ से खरीदा गया? गुजरात से। और ये कौन है? बेसिकली हिजड़ा है। बाद में ये बहुत बड़ा विश्वास पात्र बना अलाउद्दीन खिलजी का। 1000 दीनार का खरीदने की वजह से इसको क्या बोला गया? 1000 दीनारी। 1000 दीनारी भी कहा गया इसको, ठीक है। तो मलिक काफूर के बारे में आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि अलाउद्दीन के किस सेनापति ने इसको खरीदा? नुसरत शाह ने। पहली बात तो कहाँ से खरीदा? गुजरात से खरीदा। कितने में खरीदा? 1000 दीनार में, इसलिए इसको 1000 दीनारी भी कहा गया। और नेक्स्ट चीज, जब ये खरीद के आया, हिजड़ा था ये, चलो ठीक है। ये बाद में धीरे धीरे अपना विश्वास पात्र बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, जो आपकी देखा होगा मूवी पद्मावती में किस तरीके से हर कदम पे अलाउद्दीन खिलजी का साथ देता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में मलिक काफूर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई सारे देवगिरी के रामचंद्र को या अलग अलग अभियानों में कर्ण सिंह या कई सारे होयसल को, सब प्रांतों को जीतता है और एक बहुत उपलब्धि हासिल करता है। धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर में बहुत विश्वास हो जाता है, बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी कहानियाँ हैं। इसी में एक अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, ये हो गया आपका मलिक काफूर की कहानी। एक है आपका चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ अभियान आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसे राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती, ठीक है। और इसका उल्लेख कौन करते हैं? जायसी, अपनी बुक पद्मावत में। इसके बारे में अगर आपने पद्मावती मूवी देखी हो तो इनके दरबार का एक विश्वासघाती होता है, जाके वहाँ तारीफ कर देता है इनकी पद्मावती की। तो रतन ये इसको देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो इतने पागल हो जाते हैं कि किसी भी हालत में इनको ये चीज़ चाहिए। उसके लिए अभियान करते चित्तौड़ में, जहाँ राजा रतन सिंह मर जाते हैं। तो मरने के बाद जौहर करती हैं ये आपकी पद्मावती। तो जौहर का पूरा भव्य क्या विवरण मूवी में बहुत अच्छे से किया गया, किस तरीके से वो जौहर करती है, वीरांगना एकदम पति के जाने पे वो जौहर प्रथा को दिखाया गया। तो पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पद्मावती के पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। कौन सा अभियान हुआ था? चित्तौड़गढ़ का अभियान हुआ था, चित्तौड़गढ़ वाला अभियान। और पूछा जाता है कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जायसी के पद्मावत से, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विस्तारवादी की नीति अपनाई। तो अब तक हमने अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी पढ़ा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा। उसके बारे में जाना कि उसने देवित्व का सिद्धांत दिया, राजत्व का सिद्धांत, इस्लाम को धर्म राजनीति से अलग किया, निरंकुशवादी शासक था। अपने साम्राज्य में विद्रोहों को दबाने के लिए उसने कई कई पॉलिसी अपनाई, जैसे कि फ्री में दी हुई ज़मीनें वापस लेना, गुप्तचर विभाग की स्थापना करना, शराबबंदी कर देना, दावतें ख़त्म कर देना। फिर उसने राजस्व नीति के तहत क्या क्या, भूमि की पैमाइश के आधार पे भूमि का कर लगाया। और क्या किया? 1/2 राजस्व कर दिया, है ना। सैनिक सुधार में हुलियाबंदी की, दाग प्रथा स्टार्ट की, और दशमलव पद्धति पे सेना का सैनिकरण किया, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा? स्थायी सेना बनाई। बाजार व्यवस्था में उसने बाजार के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। एक इसके द्वारा मुख्य डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, दीवान मुस्तखराज राजस्व विभाग। इतना सारा पीरियड आपको अलाउद्दीन से पढ़ना है। इसके बाद एक शासक और आता है, मुबारक शाह। ये थोड़ा बिलासी टाइप का पागल शासक था। ये पागल शासक इसको बोला गया क्योंकि इसको बोला गया, इसने खुद को स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, स्वयं को खलीफा घोषित किया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इस खिलजी वंश के शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह ने। मुबारक शाह खिलजी, खिलजी भी लिख लीजिए भाई, नहीं कहोगे कौन मुबारक शाह है। तो मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया। बोला जाता है इतना सनका टाइप का आदमी था कि कभी वो दरबार में नंगे ही चला जाता था, स्त्रियों के कपड़े पहन के नृत्य करता था, कुछ अलग ही एक्टिविटीज़ करता था। तो इसका ज़्यादा टाइम तक इसका शासन नहीं चला। बाद में इसके दरबार में इसका एक सेनापति था, नसरुद्दीन खुसरो शाह। इसको मार के कुछ टाइम के लिए सत्ता पे बैठते हैं और वो अंतिम मुगल शासक, सल्तनत का खिलजी वंश का शासक बनता। कौन सा? नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा अलाउद्दीन ये पढ़ा, आपका खिलजी वंश पढ़ा,
खिलजी वंश में हमने पूरा जाना कि किस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की और किस तरीके से अंतिम शासक मुबारक शाह के बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना। इस पीरियड से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक तो दीवाने मुस्तखराज के बारे में पूछा जाएगा, दीवाने वकूफ़, और कुछ कुछ चीज़ें जो सैनिक का क्या सेना का स्थायीकरण या दाग प्रथा या हुलियाबंदी किसके द्वारा की गई, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, जितना मैंने कराया है उतना आप अच्छे से समझिए और करिए। एक दो बार रिवाइज करेंगे अच्छे से हो जाएगा। अब अगली क्लास में हम लोग तुगलक वंश को कर लेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे लेक्चर में हम पूरा सल्तनत ख़त्म कर लेंगे। तो आई थिंक आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो। एक नई पहल है जिसके ज़रिए हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप लोग एक चीज़ और बताना है कि इसके क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं कराए, क्योंकि मैंने सोचा है कि सारा सल्तनत का क्वेश्चन आंसर हम एक साथ इकट्ठे करा दें। जैसे कल मैंने गुलाम का करा दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या 2-3 क्वेश्चन पूछूं, तो पूरा जब सल्तनत हो जाएगा तो हम एक इकट्ठे क्वेश्चन आंसर कर देंगे। जब मुगल कराएंगे तो मुगल का कर देंगे। तो आई थिंक आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो। थैंक यू।